अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की हमारी वीडियो है टाटा मोटर्स के हवाले से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्लॉग 113। दिस इज हाउ टाटा मोटर्स मेक्स इट्स व्हीकल्स इन इट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कुछ दिन पहले हमें इनवाइट मिला था टाटा मोटर्स की तरफ से उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी वेलकम टू अंदर जाके जो सबसे पहली चीज से हम सरप्राइज हुए थे वो था स्केल ऑफ ऑपरेशन। जब हम फर्स्ट डे टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे तो हमें पूरी फैक्ट्री देखने को नहीं मिली थी, हमने सिर्फ व्हीकल्स देखी थी। बट सेकंड डे पे पूरा फैक्ट्री का टूर लेके हम लोग हैरान हो गए। सबसे पहला सेक्शन जो हमने कवर किया वो था व्हीकल ईडी कोटिंग सेक्शन, और हम दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो अभी हम जा रहे हैं प्रेप स्टेशन पे, जहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोट्स किए जाते हैं, जिनको ईडी कोट्स भी बोला जाता है, कैथोडिक इलेक्ट्रोकोट डिपोजिशन, CED। तो वी आर गोइंग टू दैट। तो गाड़ी में सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद ही फिर गाड़ी आगे बढ़ती है आगे के काम के लिए। ऐसा लग रहा है कहाँ कहाँ देखें, जहाँ नजर घुमा रहे हैं वहाँ कुछ चल रहा है, कुछ जा रहा है। ये सब इस स्केल पे ऑपरेट करने में भाई साहब कितने लोग, कितनी टीम, पैदम नहीं होता ना। हर चीज सिंक्रोनाइज चल रही है, एक के बाद एक गुम हो जाएंगे एक इधर दूसरे उधर। पे डिपेंडेंट है चीजें। अब लोग जो चिढ़ते होंगे हमसे कि आपके वर्कशॉप में 2 दिन छुट्टी मार दी तो क्या बड़ी बात हो गई। हम तो इतना छोटा स्केल रन कर रहे हैं, इतना छोटा ऑपरेशन। इस स्केल पे जब आप बात करोगे, एक यूनिट अगर बंद हो गया तो पूरा प्रोडक्शन लाइन रुक गया। फिर वो लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं होता, फिर वो 100 करोड़ की गाड़ियों का काम अटक गया है। जितने दिन अटका उतने करोड़ों का नुकसान। एक्चुअली में सिस्टम से चलो तो सब ठीक है, वरना कितना बड़ा रिस्क है अपने आप में। अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो ना हो तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। डिटेल्स बताऊं कैसे पता चलती है? यहाँ ग्लास लगा है, मिरर, ताकि जब यहाँ से आ रहे हो तो आपको दिखे वहां से कुछ आ रहा है क्या। मतलब कितना स्किल सेट चाहिए, कितना स्किल डेवलपमेंट चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का विजन, और इतने लोग मिलके उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चेन्स का एक एक लुब्रिकेशन और छोटे छोटे कॉग्स, मतलब मिलके एक पूरा ऑपरेशन जो चलाते हैं। देखना उनको ग्रीसिंग वगैरह हुआ है सारा। आपका वो भी पूरा चेक होता होगा ना, कब क्या होना है। वीकली चेक होता है। हाँ, डेली क्या है, कुछ वीकली क्या है, कुछ मंथली रहेगा उसमें। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो फिक्स है। वो अलग अलग चेकलिस्ट बनाना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। गलतियां करते करते इंसान समझता ही नहीं, अब इसको इतने टाइम में करना है, अब इसको इतने टाइम में करना है। वहां से लोड होके आती है, लोड होने के बाद यहाँ पे आके अनलोड होती है, इस बेल्ट में से इस पे आती है। अब इसमें मोस्टली वाटर रहता है और बाकी और केमिकल्स रहते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। एक बार ये पूरा क्लीन होगा, ये रिसाइकिल भी होता है, और इसके बाद ये बॉडी आगे मूव करेगी पेंटिंग के लिए। अपने आप में मेज है। इधर से आए, उधर गए, किधर जा रहा है, घूम जाएगा आदमी 5 मिनट में। वहां से जो गाड़ी आ रही थी ना, ये देख यहाँ तक अभी डिप होके जा रही है। यहाँ पे प्रेपरेशन एक डिप है और आगे एक फॉस्फेट डिप है। तो गाड़ी देख बार बार नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। दिख रहा है वहां से सोफिस्टिकेशन। बोले अगर लाइट चली गई यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस बेकार हो गया। मैं कहा लाइट तो जाती नहीं होगी। बोले नहीं। मैं कहा बैकअप का भी बैकअप होगा। कहते हाँ।
क्या बैकअप फेल हो गया तो उसका भी बैकअप है। ये अभी केमिकल वॉश होके आ रही है गाड़ी और यहाँ से आगे जा रही है अभी। तो अभी यहाँ पर जो है हमने देखा वो ट्रीटमेंट होके गाड़ी आई और आगे जो जा रही है वो ईडी कोड के लिए जा रही है। अब इसमें ऑटोमेटेड प्रोसेस में क्या होता है, गाड़ी पूरी डिप होके बाहर निकलती है तो वो कोटिंग अपने आप उस पर एक्टिवेट हो जाता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली चार्ज पैदा करके ये प्रोसेस किया जाता है, बट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है ये। ईडी कोड का पर्पस रहता है मेटल पैनल्स को रस्टिंग से बचाना, और जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो मेटल पे सबसे पहला कोट भी ईडी कोट ही रहता है। ईडी कोट के बाद ही पैनल्स और व्हीकल को पेंट किया जाता है। तो सोचना वो फ्रेम पे कितने लेयर्स चढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। जितना बॉडी ने पकड़ लिया कोई ड्रिप नहीं है, देख बाकी सब वॉश ऑफ है। इसको पूरा स्लोप में भी इसलिए रखा हुआ है ताकि सारा ये ड्रिप होके जो है ना निकल जाए। पर यही तो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो आई हैं, जो एक प्रोडक्ट को उन्होंने मासेस तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये है इंसानियत की अचीवमेंट। ये एक टाइम था जब रिमार्केबल अचीवमेंट जो इंसानियत की बोलते हैं ना, ये है वो। ह्यूमंस ने फिगर आउट कर लिया था कि चीजों की मास प्रोडक्शन कैसे करनी है। उसके बाद से तो एक्चुअल डेवलपमेंट में चेंजेस आए हैं लास्ट 200-250 सालों से। कमर्शियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, हर चीज में उसी के बाद फर्क पड़ा है। चीजें जो है इजीली एक्सेसिबल होने लगी लोगों को। इवन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता, फोन सबके धूप लग रही होगी आज तो आपको, क्योंकि पेंट फैक्ट्री का डस्ट फ्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए काफी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं व्हाइल वर्किंग या फिर विजिटिंग इन अ पेंट फैक्ट्री। यहाँ पर एक एंट्री पे वाटर चैनल है, वो इसलिए ताकि जूतों में जो डस्ट है वो अक्यूमुलेट कर ले, और उसके बाद अंदर एक बार एयर क्लीन है। एयर क्लीन में क्या होता है, बॉडी के ऊपर भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारा जो है उतर जाए। जो अंदर जो दोनों तरफ में ब्लोअर है वो दोनों तरफ से प्रेशराइज्ड एयर ब्लो की जाती है ताकि जो बंदा अंदर खड़ा है तो उसके बॉडी से डस्ट जो है वो हटा सके। वी ऑल्सो स्पेंड द होल डे इनसाइड अ पेंट शॉप। सो बाय द वे, सर इज ऑल्सो अ सब्सक्राइबर। वो हम अंदर आए तो सर ने बोला कि वो वीडियोस देखते हैं, विच वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एज वेल। वो देख टाटा की कलर सिलेक्शन वॉल, हमारी वाली थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ क्या है ना, OEM के कलर्स लगते हैं, जो मान लो 5 कलर सफारी में आते हैं या 4 कलर हैरियर में आते हैं, ये वही कलर्स यहाँ पर रखे जाते हैं। इसके अलावा जो OEM के कलर्स नहीं है वो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी प्रोटोकॉल और चेकलिस्ट वगैरह लगाई हुई हैं, मिशन स्टेटमेंट से लेके उसके बाद प्रोसेस पूरा, पैरामीटर्स, हर चीज़ वही है। हमारी वर्कशॉप से 30 टाइम्स ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, पर ऑटोमेशन देखना ऊपर, और ये सब डस्ट कलेक्शन के लिए नीचे पूरा चेम्बर बनाया हुआ है और वो व्हील्स में पूरा ये बॉडी आगे एक एक करके मूव करती है। फॉर एग्जांपल इसका ईडी कोट हो गया है, ये अंदर सारे सीलेंट भरे हुए हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट वगैरह में सीलेंट होने चाहिए, विच वाज द सेकंड प्रोसेस। पहला था सारा ईडी कोट होने का। ईडी कोट होने के बाद सीलेंट पूरा लगाना अच्छे से सारे क्रेविसेस और जॉइंट्स में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं भरा जाएगा तो वहां पर अंदर पानी जाके रस्टिंग शुरू हो सकती है। तो OEM लेवल पे शुरुआत में उन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। हम लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे लिए भी एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली हमें पता है क्या चलता है, कैसे होता है, पर इस स्केल पे हमें वो आइडिया नहीं है। इतना छोटा सा प्रोसेस है, उसको भी स्ट्रीमलाइन करके ऑटोमेट किया हुआ है। ऑलमोस्ट नहीं होने से मेरे हिसाब से अंदर 30 जने होंगे जो सीलेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है, जिस किस्म का उन्होंने सिस्टम ऑटोमेट किया है, लाइन में एक ही गाड़ी आने की जरूरत नहीं है, वो ऑल्टरनेट होती जा रही है। कभी कोई विंगर आ रही है, कभी 407 का बॉडी आ रहा है। मस्त है बहुत प्रोसेस। ये जो है, जो आपने हमारे बहुत वीडियोस में देखा होगा, हम टैग क्लॉथ यूज करते हैं पेंटिंग से जस्ट पहले। तो ये जो भी सरफेस पे डस्ट रहती है उसको उठा देता है, ये जो भी ऑयल्स रहते हैं उनको भी क्लीन कर देता है। और इसके बाद प्राइमर होगा। तो ये है पेंट बूथ, सॉर्ट ऑफ पेंट बूथ, जो हमारे यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पे उसी का 20 गुना बड़ा पेंट बूथ है।
पाइप्स और गन्स के कनेक्शन देख कितने हैं। कॉम्प्लिकेशन अपने आप में कितना, अगर कलर अलग अलग रहेंगे जैसे ऑटोमेशन तो में उन्होंने भी पीछे मतलब बताया कि वहां पर उनके पास मेंशन है कि कौन सी गाड़ी पे क्या कलर होने वाला स्कैन होके आती है गाड़ी। है। स्कैन होके आती है, वो बताता है। तो अब जैसे डार्क कलर की गाड़ी होगी तो उस पर डार्क सरफेसर आएगा, लाइट कलर की होगी तो उस पर व्हाइट और ग्रे लाइट टोन्स आएंगे। गाड़ी के इंटरनल एरियाज ऑटोमेटिक नहीं हो सकते, तो वो इंटरनल एरिया सारे मैनुअल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो एक्सटीरियर जो है वो सारा प्राइम हो रहा है। इसमें आएगा तेरे को अभी मजा, देख रोबोटिक पेंटिंग। वो तो मैं भी अभी फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ। अभी जितना उन्होंने ब्रीफ में समझाया, ये जो रोबोटिक पेंटिंग प्रोसेस है, इसमें कोई भी गाड़ी, कोई भी मॉडल आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है। मशीन अपने आप एडजस्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कार, और वो स्कैन होता है, तो सब कुछ ऑटोमेटेड है। और यहाँ पे रियल टाइम दिखाता है रोबोटिक मूवमेंट्स और वो कौन सी गाड़ी पेंट कर रहा है और क्या कलर कर रहा है, विच इज जस्ट अमेजिंग। जो रोबोट का जो पूरा सिस्टम है उसको कवर भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ओवर स्प्रे की वजह से ना बहुत सारा कंटामिनेशन जो है जमा हो जाएगा, तो उसकी मूवमेंट जो है ऑब्स्ट्रक्ट होने लगती है, इसलिए इसको पूरा कवर करके रखा जाता है। देख, और बहुत अच्छा प्रोसेस है यार। मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यार, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है यार। मैं सिर्फ वीडियोस में देखा है, आज पहली बार देख रहा हूँ। उनकी मूवमेंट्स देखना कितनी अमेजिंग एकदम है, स्मूथ, प्रिसाइज, एकदम कैलकुलेटेड। तो जब रोबोट आर्म आगे जाके स्लो होता है ना, तो वो एकदम झटके से स्लो नहीं होता, वो थोड़ा स्लो होके आगे जाता है फिर वापस आता है। जैसे पेंटर्स को भी बोला जाता है हाथ ऐसे जाके ना ऐसे छोड़ के ऐसा, वो मुलायमपन होना चाहिए हाथ में, वो ब्रेड पे जैसे मक्खन लगता है। जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जब अभी हमने उनसे समझा तो ये डीजी कोड सिस्टम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्लॉस एप्लीकेशन होता है, तो यहाँ क्लियर कोड नहीं होता। जिन पेंट्स में क्लियर कोड की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरी तरफ पेंट होती है, विच इज ऑन दैट साइड। तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ देखा, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी है। तो सिंगल स्टेज पेंट में सिर्फ सॉलिड कलर हो सकते हैं, और जो मेटालिक कलर्स आते हैं सारे वो 2 स्टेज पेंट में आते हैं। But all these models were painted here in this picture. तो इनका कहना है जो के ब्लॉक और ये वाला है, ये बीच में पार्टीशन है, जो अब सफारी वगैरह होती है वो वहाँ पेंट होती है। और ये पेंट बूथ पहले मर्सिडीज भी यूज करता था, जब इनिशियली आए होंगे तो उनको भी प्रोडक्शन वगैरह में कोऑपरेट करना पड़ता है ना इंडियन कंपनीज के साथ में, तो उस केस में मर्सिडीज भी यहाँ पेंट होती थी। Mercedes और Fiat Linea. मैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस देख के मेरे को हैरानी हो रही है। ऑब्वियसली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट इंस्पायर जरूर हो सकते हैं। बहुत फायर हैजर्ड होता है पेंट शॉप, तो इनको फायर सेफ्टी बहुत रखनी पड़ती है। ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है इसको, रिस्ट्रिक्ट हो गई थी पर लॉस बहुत लॉस होगा और काम रुक गया होगा। प्रोडक्शन में एक चीज रुकी तो पूरा रुक गया। ये चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक चीज रुक गई, अगर ये रोबोट और वो आर्म्स भी खराब हो गए तो वो गाड़ी बिल्कुल बन ही नहीं पाएगी। तो वो लॉस ऐसा 10, 15, 20 हजार, 50 हजार नहीं होता, वो लॉस होता है करोड़ों रुपए का। गर्मी लग रही है ना। पेंट होने के बाद बेकिंग होती है यहाँ पे, तो ये हमारे पेंट बूथ जैसा सिस्टम नहीं है कि एक बार पेंट करके वहीं बेकिंग होती है, वो आगे चलता रहता है, बेकिंग ओवन्स अलग रहते हैं। डिपेंड करता है स्केल ऑफ ऑपरेशन में। तो हमारे कैसा है, पेंट बूथ के अंदर ही पेंट होता है और हीटिंग भी होती है, पर इसमें हीटिंग चेम्बर्स अलग है क्योंकि गाड़ी को रोका नहीं जा सकता। तो ये दोनों तरफ देख चेम्बर्स होंगे यहाँ पे हीटिंग के लिए। तो ये भी पेंट बूथ के लिए ही मेनली दिया हुआ था, डस्ट कंट्रोल करने के लिए। अब एक्चुअली में वो बंद होना चाहिए, बट हमारा बंद नहीं होता, साइज ज्यादा है। बेकिंग इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, द सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर, आई मीन 60-65 डिग्रीज तक वैसे हीट किया जाता है, बट बिकॉज इट फ्लोज थ्रू अ सेक्शन, वो अभी तक हीट रेडिएट कर रहा है, तो यहाँ पे हीट फील हो रही है पूरी। व्हीकल का पेंटिंग प्रोसेस देखने के बाद हम लोग पहुंचे व्हीकल इंस्पेक्शन एंड डिटेलिंग सेक्शन में। अब ऑब्वियसली नई गाड़ियों को पूरा डिटेलिंग करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट माइनर इंपरफेक्शंस क्लियर करने के लिए व्हीकल्स को यहाँ पे जरूर लाया जाता है। ये पेंट ऑडिट करने के लिए है पूरा। तो ये जो लाइटें सारी रहती हैं, ये सबसे ज्यादा डिफेक्ट्स दिखाएगी। जब ये ऑन होगी ना तो वो पूरा सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। लोग बोलते हैं ना ये लाइटिंग में ही तो सारा अच्छा दिखता है, बाहर अच्छा नहीं दिखता। वो लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। तो हमारी भी बेस में जो लाइटिंग लगी हुई है उसकी वजह से पता चलता है प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, डिफेक्ट कहाँ पे। वो शाइन बढ़ाने के लिए नहीं है, वो डिफेक्ट्स ढूंढने के लिए है। तो इसका भी पूरा पर्पस वही है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी गाड़ियाँ खुली पड़ी रहती है। वेरी नाइस, फील्स लाइक होम। यही सब चीजें रोज हम करते रहते हैं, बस ये बड़े स्केल पे है। घर जैसा फील हो रहा है, मालूम है, रोज का काम है ना। मैं उसको आते हुए पहले बोला यहाँ के ऐसा लग रहा है कि हम घर से बहुत दूर है, बट है नहीं एक्चुअली। बाकी लग रहा है वापस घर आ गए। बाकी लोगों के लिए इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। मतलब कोई भी ऐसा देखा नहीं, हमारा रोज का काम है, हम करते ही यही है। अगर यहाँ पर जैसे छोटे मोटे डेंट अगर आप आइडेंटिफाई करो
तो फिर इनको कैसे रिजॉल्व करते हैं? यहाँ पे हमारे पास डेंटर अवेलेबल है, और डेंटर गाड़ी चेक करके उसके ऊपर कुछ डेंट्स रहेगा तो वो डेंट निकाल के फिर गाड़ी बाहर ले जाएगा। तो फिर वो वापस यहाँ पर मैनुअली स्प्रे करके खत्म कर देंगे? नहीं, डैमेज नहीं होगा। That is the skill. अच्छा, पीडीआर करेंगे, पेंटलेस ना, डेंट रिमूवल। तो आप एरिया का वो प्रेशर वगैरह देख के कहाँ दबाने की जरूरत है और कैसे उसको हल्का सा ठोक के बाहर निकालना है। समझ गया। फ्रंट को कुछ भी नहीं होगा, फिर टैग लगेगा। वो भी भाग गया ऊपर जो डेंट है, हाँ। hump is inside, हाँ dent is upside. हाँ। Where the dent is there, हाँ। it is remaining dent. तो अच्छा, नहीं हल्का सा वो आता है ना, ऐसा हल्का सा मेटल दब जाता है, ठोक ठोक के उसको सीधा करते हैं। तो ये प्लास्टिक है ना, तो ये डैमेज नहीं करेगा, तो हल्का हल्का चिसल और हैमर टाइप करके उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो छोटे मोटे डेंट बॉडी पे रहेंगे। और क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं तो बॉडी शेप भी परफेक्ट तो नहीं होता, पर परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। पेंट शॉप से जस्ट अभी घूम के हम आए हैं, अभी जा रहे हैं लंच करने। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लंच करके फटाफट लगी है। हाँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later. भाई मजा आ गया। हमारी नींद ज्यादा हुई नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा फुस्सो है, पर एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। ये ऐसा हो गया जैसे चॉकलेट फैक्ट्री ले आते हैं ना बच्चों को, विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, वही वाला सीन था। ऐसे लग रहा है ना स्टॉक मार्केट, पीछे देखना। इसके बाद हम लोग गए व्हीकल असेंबली सेक्शन पर, जहां पे चेसी पे इंजन और बाकी के पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा था। अब फ्रैंकली बोलूं तो इतने सारे लोगों को साथ में सिंक्रोनाइज वे में काम करते हुए देख के ना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील हो रही थी। तू देख ना यार, जहां तक नजर जा रही है वहां से वहां तक फैक्ट्री, वहां से वहां तक फैक्ट्री। तो अभी मेरे को सर ने बताया कि यहाँ से ये पूरा चैसी पे पार्ट्स ऐड होते रहते हैं, मतलब अलग अलग चीजें ऐड होंगी, जैसे फ्यूल टैंक है, ये सिलेंडर, शॉकर, सस्पेंशन, अलग अलग चीजें असेंबल होते होते पूरा घूम के पूरा आगे तक ऐसे जाता है। एक एक ऐड होते हुए हर स्टेशन पे एक पर्टिकुलर आइटम ऐड होता है और उसके बाद जो है वो चैसी आगे मूव ऑन हो जाता है। वहां तक इंजन माउंट नहीं हुआ है, वहां पर अभी इंजन माउंट हो गया, यहाँ पर इंजन बैठ गया, इसके आगे फिर जाते जाते वहां तक कैबिन बैठ जाता है। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आपका वीडियो आता है। कब से देखते हो? जब से लिया इंस्टाग्राम पे। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर ये पूरी फैक्ट्री एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम अभी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के दिल में है। दिस इज द बेस जहाँ पे सब बन रहा है, सब इकट्ठा होना चालू हो रहा है, के बाद यहाँ पर आके जुड़ती हैं। हाँ। यार कितने लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पे स्केल पे, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग क्वालिटीज, सुपरवाइजर्स हैं, इंचार्ज हैं, टीम मैनेजर, सप्लायर्स हैं, मैनेजर्स हैं, लेबर्स हैं, ट्रेनिंग। नहीं होता, पर एक के पीछे एक लगी रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया 8 घंटे की शिफ्ट में कुछ है 120 गाड़ियां वो लोग बना देते हैं। वो टारगेट बोर्ड में लिखी है ना, 110 गाड़ियों का टारगेट है आज, 120 ट्रक्स इन 1 शिफ्ट। और ज्यादा काम हुआ तो 3, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, 24 आवर वर्किंग। अगर एक जगह पे कोई एक इक्विपमेंट मैल फंक्शन होता है तो पूरी की पूरी चेन रुक जाएगी, क्योंकि उसके पीछे का सामान उसके आगे नहीं आ पाएगा और उसके आगे का सामान जो है वो खाली बैठ जाएंगे जो आगे का काम कर रहे हैं। तो एक इक्विपमेंट, इसमें से किसी में से भी एक कन्वेयर बेल्ट या एक इक्विपमेंट या एक रेंच खराब हो गई तो पूरी की पूरी बेल्ट रुक जाएगी। दैट इज व्हाट इज एट रिस्क व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इतना बड़ा स्केल की जब हम बात करते हैं, तो इतना सा छोटा सा फॉल्ट भी बहुत बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। तो जो लोग हमारे वीडियोस देख के बोलते हैं ना, अरे क्या लाइट गई है, इतना क्या परेशान हो रहे हो, अरे क्या हो गया है, एक डेंट पुलर ही तो खराब हुआ है, समझने की बात ये होती है कि उस चीज पे जितनी डिपेंडेंट और चीजें और लोग होते हैं ना, वो सब रुक जाते हैं और आपका सारा काम स्टिल हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट बेयरिंग लॉसेस। हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस है सर, ऐसा मास प्रोडक्शन में एक देखना कि कोई चीज कैसे बनती है। हमने अभी तक इससे पहले कोई असेंबली लाइंस बहुत देखी है, बट गाड़ियों की नहीं देखी। तो मतलब हमारे लिए भी बहुत एस्टॉनिशिंग है ये चीज
इतने स्केल पे देखना, हम बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे देखना। आइए ना सर प्लीज, इट्स नॉट दैट फार ऑफ, 40 मिनट्स है यहाँ से रास्ता, आप कभी भी आइए प्लीज। आप गूगल पे प्रोटोमोटिव डालो, आपको मिल जाएगा। फोटो ले ही लिया है पहले, कभी भी नहीं। कंपनी और मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हर डिफरेंट स्टेप पे चीज़ों का चेक किया जाए, ताकि कोई भी चीज़ अगर रह जाए तो अलार्म किया जाए लोगों को और वो चीज़ परफेक्टली करी जाए। जैसे हम यहाँ पे टॉर्क का एग्जांपल ले रहे हैं, टॉर्क नहीं हुआ मतलब बोल्ट तुम्हारे ठीक से टाइट नहीं हुए, राइट? और जितनी मूव करेगी गाड़ी वो टाइम के साथ जितनी लूज हो मूव करेगी जाएगा। वो टाइम के साथ लूज करते हैं। टॉर्क होना उसको बहुत जरूरी है। हम लोग भी जब गाड़ी के व्हील्स निकालते हैं तो वापस बिठाते हुए उसको बोल्ट्स को प्रॉपर टॉर्किंग करते हैं, और हर एक बोल्ट का एक प्रॉपर टॉर्क लेवल सेट होता है डिपेंडिंग ऑन साइज एंड वेट एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। और आज भी इनकी इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा स्केल हो जाने के बाद भी कई ऐसी चीजें जो मैनुअली करी जाती है, कई ऐसी चीजें जो ऑटोमेशन में है, कंप्यूटर के थ्रू करी जाती हैं, आज भी कंपनी ट्रांजिशन कर रही है, बेटर होने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। क्लच एंड पावर स्टीयरिंग का ऑयल है यहाँ पे, एक ही साथ दोनों फिल किए जाते हैं, और पीछे उनका सीएनजी डिस्पेंसर भी है। उनके पास डीजल पेट्रोल पंप भी है और सीएनजी भी है, जो भराना है भरा लो। सीएनजी उन गाड़ियों के लिए जिनमें सीएनजी अभी शुरू नहीं किया यहाँ, ट्रायल्स हो गई है। क्योंकि मेरे ख्याल से पूरी की पूरी जो असेंबली लाइन है वो मैनुअल प्रोसेस और ऑटोमेटेड प्रोसेस के मिक्सचर से ही चल सकती है। क्योंकि जहाँ इंसान काम कर रहे हैं वहां पर कहीं 19-20 हो सकता है, तो ऑटोमेशन की जरूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जहाँ मशीन की लिमिटेशंस है वहां पर इंसान है चेकिंग करने के लिए। तो फर्स्ट क्रैंकिंग में आपसे पूछ रहा था, यही करते हैं आप? ये फर्स्ट क्रैंक पहला इंजन क्रैंकिंग हुआ है उसका। तो ये पूरी 2 बेल्ट्स कंप्लीट हो जाने के बाद, जहाँ पे सारे ब्रेक ऑयल, क्लच का ऑयल, इंजन ऑयल, इंजन फिटिंग हो गया, बॉडी फिटिंग हो गया, सब हो जाने के बाद यहाँ पे पहला क्रैंकिंग किया जाता है टेस्टिंग के लिए, जो उन्होंने एक हमें अभी टेस्ट करके दिखाया। तो अभी यहाँ से चला के बाहर ये 2 बेल्ट्स कंप्लीट हो जाने के बाद, जो नीचे की कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ट्रक बैठा है, जो येलो कलर की दिख रही है, वो अंडरग्राउंड चली जाती है, वहां से गाड़ी व्हील्स पे आ जाती है, एंड देन वापस एक लाइन में लगती है, जहाँ से वापस घूमती है वो, और एक दूसरी लाइन में लगने के बाद वहां से फिर चालू होते हैं इसके टेस्टिंग्स एज पर डिफरेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। जो उसकी टेस्टिंग है, सारे गियर्स की, इंजन की, परफॉर्मेंस की, ब्रेकिंग की, सारे टेस्ट फिर आगे किए जाते हैं। गाड़ी जब पूरी असेंबल हो जाती है उसके बाद फाइनल ब्रेकिंग टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आती है। आगे वाला जो सेक्शन है वो फिक्स्ड है, और पीछे वाला जो सेक्शन है वो मूवेबल है, क्योंकि हर गाड़ी का व्हील बेस अलग अलग होता है। तो मान लो 80 किलोमीटर से 0 आने में, या 80 से 40 आने में, या 40 से 20 आने में कितना टाइम लगता है, ब्रेक एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो ये मशीन्स जो है वो रीड करती हैं। तो यहीं पे अगर पता चल जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गाड़ी चलना एक है, और अगर रुकी नहीं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? तो वो सही पैरामीटर्स में चेक होके उसके बाद गाड़ी रोल होती है, बाहर जाती है और बेची जाती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों ब्रेक्स एक लेवल पे काम करना चाहिए। अगर एक ब्रेक ज्यादा पकड़ा, दूसरा कम पकड़ा, तो गाड़ी एक तरफ को चली जाएगी या दूसरी तरफ को चली जाएगी। तो दोनों ब्रेक्स एफिशिएंटली साथ में काम करने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, और उसी का चेकिंग जो है यहाँ पर किया जाता है। बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ चीज बनाना ही नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए उससे डबल जगह जो है वो इन्वेस्ट करी गई है। 2 लाइन में अगर एक प्रोडक्शन हो रही है तो 3 लाइन 4 लाइन में उसकी टेस्टिंग हो रही है। उतनी ही लेबर यहाँ पे भी इन्वेस्टेड है, जो उसको टेस्टिंग करना उनका काम है। हमारा एक सपना था, कभी हो सका इस जिंदगी में तो हम भी अपनी कभी गाड़ी बनाएंगे। अब ये सब देख के अभी लगता तो नहीं है वो कभी हो पाएगा, पर अगर कभी हुआ तो ये एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। ये अपना प्लानिंग का ऑफिस है। जो भी एग्रीगेट अभी यहाँ आई है, फ्रेम है, इंजन, एक्सल, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, कैब, और स्टोर का जो भी मटेरियल रहता है, इसका भी अपना अपना मटेरियल अवेलेबल रहता है जी। जिसका एग्रीगेट रेडी हो गया वो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे ग्रीन पंच इन करेगा। हाँ। जैसे उसने पंच किया तो यहाँ पे वो ग्रीन हो जाता है। यहाँ का जो प्लानर है, राइट, उसको पता चलता है यदि वो सब मटेरियल ग्रीन रहता है जी, तो वो प्लानिंग में लगा देता है। तो प्लानिंग उसको यहाँ पे सीक्वेंस में लगा देता है। जहाँ पे भी 5-6 सब स्टेशन है जहाँ पे सब असेंबली चलता है, एग्रीगेट लाइन पे भी उनको ये सीक्वेंस दिखाई देता है। क्योंकि वो गाड़ी जिसके पार्ट्स अगर रेडी नहीं, अगर असेंबली लाइन पे मतलब तो लाइन रुक जाएगी, वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। I mean, किसी भी चीज के पीछे प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम लोग हमारे काम में भी जो है ना, ऑब्वियसली इस लेवल पे प्लानिंग नहीं करते हैं, बट हम अपने तरीके से देखते हैं, रोज के रोज शेड्यूलिंग करते हैं। क्योंकि हमारे लिए अगर हमारा काम रुक गया तो हमारा में भी 10-15-20 हजार का नुकसान हो जाए, पर यहाँ पर वही चीजें लाखों और करोड़ों रुपए में चली जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीथिंग प्लान्ड एंड एग्जीक्यूट एवरीथिंग परफेक्टली।
असेंबली लाइन पूरी देखने के बाद हम लोग पहुंचे पैनल बनाने वाली हाइड्रोलिक प्रेस लाइन पर। यहाँ पर बॉडी के सारे पैनल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स टू पैसेंजर व्हीकल्स। तो एक शीट डाली, उस पर प्रेस करेगा, उसको वो शेप आ जाएगा, आगे मूव हो जाएगा। हो जाएगा, साइड वाला कटिंग जो है नीचे गिर जाएगा। एक एक पैनल को शेप दे रहे 2-3 सेकंड में। अभी देखियो शीट मेटल आएगी, वो देख शीट, पतली सी शीट है, प्रेस किया, शेप हो गया, आगे चला गया। वहां पीछे से लेके यहाँ आगे तक जो लाइन चल रही है, सबसे पहले हमने देखा मेटल शीट को जो है वो शेप दिया। अब वो शेप जो रहता है वो रफ शेप दिया जाता है। अगर उसको प्रॉपर शेप दे देंगे पहले टाइम में तो मेटल फटने का चांस है, कि बहुत बार शार्प एजेस भी रहते हैं। ये जो सेकंड है, यहाँ पर एक्सेस साइड का पैनल का ट्रिम कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आके फाइनल शेप होता है, एंड ऐसे आगे सो ऑन एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से एक एक पैनल रेडी होता है। मेटल शीट को पहले तो ऊपर का और नीचे का पैनल जो है वो अलग अलग है। मेटल शीट को शेप देने के लिए ये पूरी मशीनरी जो है वो यूज होती है। अभी ये जो पर्टिकुलर पैनल है सारे पंच के हैं, रेयर RH पंच, डोर आउटर रेयर LH पंच। तो इसमें अंदर का पीस जो रहता है, जो सेपरेट पीस जो साथ में मुड़ के वेल्ड होते हैं, वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी ये जैसे पैनल है, कई लोगों को समझने में दिक्कत होगी। बॉनेट जब हम गाड़ी का देखते हैं तो अंदर की तरफ कटआउट्स रहते हैं, हॉलो रहता है, नीचे एक मेटल शीट रहती है, ऊपर एक मेटल शीट रहती है। तो ये बाहर की साइड की मेटल शीट है, अंदर से देखो एकदम प्लेन है। अगर ये गाड़ी पे जाना रहता तो यहाँ पर एक और मेटल का पीस आता और ये दोनों साथ में जो है वो वेल्ड हो जाता। ऐसे जो है पैनल बनता है। ये बॉनेट का टॉप शीट है, इसका बॉटम शीट अभी बनेगा। तो अभी हम लोग यूजुअली गाड़ियों में साउंड डैम्पिंग करते हैं, तो ये इसी पैनल के अंदर साउंड डैम्पिंग की जाती है। इसमें दरवाजे का एक और आ जाता है पीस पीछे का, जिसमें स्पीकर वगैरह बैठता है। तो हमेशा 2 पीस मेटल को जोड़ के एक पैनल बनाया जाता है। वो जो डाई है, डाई पे लिखा हुआ है फेंडर राइट हैंड। हमने उधर हैरियर के पैनल देखे थे तो उस पे फेंडर राइट हैंड साइड का लिखा हुआ है। तो वो हैरियर का पर्टिकुलर फेंडर जो है वो पूरी लाइन में वही बन के वहां पर निकल तो वहां पे तो उन जितने भी डाये देख रहे हो वो सब उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मॉडल का जो भी चाहिए होता है पैनल, उसका अलग अलग डाय रखा हुआ है। जब उसको प्रोडक्शन में लेना होता है वो डाई चेंज करी जाती है, मेटल शीट डालते हैं और वो उसको शेप दे देता है। जितनी टाटा की गाड़ियां होंगी, जितने उनके अलग अलग पैनल होंगे, सबका यहाँ पर डाई अलग अलग तैयार होगा ऑलरेडी। रोबोट्स के एंड में जो सक्शन कप्स लगते हैं ना, जिनसे वो पैनल उठा के अगले सेक्शन में रखता है, तो हर पैनल के हिसाब से सक्शन कप्स अलग अलग बनते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका कैसा वजन और वेट स्प्रेड है ऑल ओवर द पैनल। तो सब अलग अलग पैनल्स का अलग अलग माउंट रहते हैं और ये रोबोट में अटैच होके पैनल को उठा के रखते हैं फिर दूसरी जगह पे। ये देख, रोबोट के सामने लगा हुआ है ना, वो मैकेनिज्म है वो। और ये है वो मेटल शीट जो शेप होके फेंडर बन रही है। अभी तूने एक चीज नोट करी, ये जो फेंडर हमने अभी बनते हुए देखे हैं, हो सकता है 8-10 महीने बाद या साल भर बाद वही कोई एक फेंडर होगा जो हम पेंट कर रहे होंगे। हम लोग अभी हैं इंजन असेंबली एरिया में। तो यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह इंजन ही इंजन पड़े हैं और पार्ट्स असेंबल हो रहे हैं। ये इंजन यहीं से पूरा कंप्लीट होके वहां जा रहा है फिर? हाँ। अच्छा, बीच रास्ते में जो हमें वो ट्रैक्टर में लेता हुआ घूमता हुआ दिखा था इंजन, यहाँ से फिट होके 6 इंजन बिठा के लेके जाते हैं। ओह रिलीफ। ये रूम थोड़ा ठंडा है, ये पहला रूम है जो आज हमें ठंडा मिला है। पूरा दिन घूमकर हम काफी ज्यादा थक गए थे, बट वी वर स्टिल एक्साइटेड टू सी मोर थिंग्स। प्लांट का ये सेक्शन पूरा एयर कंडीशन था और उसके पीछे का रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में इंजन पार्ट्स बहुत ही ज्यादा टाइटली फिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पिस्टन जब एक सिलेंडर हेड के अंदर जाता है तो दोनों के बीच में बहुत ही लाइट माइक्रोन्स का ही गैप होता है। अब क्योंकि दिन भर में टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो ये मेटल पार्ट्स कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहते हैं और इसी कारण से इसमें फिटिंग इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए इस रूम का पूरा टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स इंजन फिटिंग के टाइम पे ना आए। मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, 2-3 जगह पे मैंने नोटिस किया ये पोकायोके लिखा हुआ है। तो मैंने सर से जाके पूछा, मैं बोला सर ये पोकायोके होता क्या है? तो बोले वो एक टर्म है जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसका मतलब ये है कि जब तक वो चीज परफेक्ट नहीं होगी, कंप्यूटर उसको रीड करके ओके नहीं करेगा, तब तक वो बेल्ट मूव नहीं करेगी और वो नेक्स्ट सब्जेक्ट तक नहीं जाएगी। तो उसको बोलते हैं पोकायोके। इट्स अ जापानीज टर्म और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। चीज परफेक्ट होनी चाहिए तभी आगे बढ़ेगी।
जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया ना या जिन्होंने उसमें वैसा इनपुट डाला उनको रियलाइज होगा ये सब चीजें कितनी मैटर करती है। एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, अपस्किलिंग, विमेंस डे सेलिब्रेशन। अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह में कितना होता है मुझे नहीं मालूम, बट जहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स आते हैं और स्पेशली ऐसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो वहाँ पे लेबर्स को जोड़ के रखना और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स लाना कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से हम भी कोशिश करते हैं करने का। यहाँ पे होता है ना ये सब, स्टाफ भी बोल रहा है। चलो, वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो हमारा आज का दिन खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम सुबह से घूम घूम के। सुबह से बेटर है एक्चुअली, सुबह ज्यादा थके हुए थे कल की वजह से, अब थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। अभी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है, अभी बस हम जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि वहाँ भी और 4 मीटिंग अभी बाकी है, वो खत्म करनी है, काम खत्म करना है और आज फिर करेंगे आराम, है ना। और फिर वापस से कल से भागा दौड़। फिर वापस कल से काम। पर मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना आपको कैसा लगा ये टूर। आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव एंड ब्रोडोमोटिव व्लॉग्स एंड ब्रोडोमोटिव शॉर्ट्स एंड ब्रोडोमोटिव क्लिप्स। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अगर किसी ने नहीं किया है तो। ट्विटर पे भी, स्नैपचैट, फेसबुक। फेसबुक। ओके गाइस, मतलब अनदर लेवल था एनर्जी का। मतलब मैंने इनका व्लॉग फर्स्ट टाइम देखा है और इससे पहले मैंने इनको नहीं देखा। आई थिंक ये खुद भी रिलेट करते हैं इंडस्ट्री से, ये शायद इन चीज़ों का इनको एक्सपीरियंस होगा, इंजीनियर है या कुछ एक्सपायरी जो भी। खैर, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इनके व्लॉग की, इनके टूर की, कि इन्होंने बहुत एंजॉय करवाया, बहुत एंजॉय। मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं पूरे व्लॉग में कितने टाइम्स हंसी हूँ, और बेतहाशा हंसी आई है मुझे, यानी कि बहुत मजा आया, बहुत 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 ही बढ़िया लगा मुझे। जिंदा दिल लोग क्योंकि हर 5 से 10 मिनट में वो कोई ना कोई ऐसी बात करते थे, ये मुझे ऐसा लगा कि जॉली तबीयत के थे, कि आप यकीन करें 31 मिनट्स का व्लॉग था और मुझे ऐसा लगा चुटकी में गुजर गया, पता ही नहीं चला। इतना लंबा व्लॉग, इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई, बहुत अच्छा था। अच्छा, आते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। वैसे तो टाटा के हवाले से काफ़ी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी कुछ जानती हूँ, काफ़ी नॉलेज रखती हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ का तो मुझे आइडिया था कि जब भी कोई भी सेटअप होगा इनका, वो बहुत बड़ा होगा, वो बहुत मास होगा, वो बहुत बड़े स्केल पर होगा, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें या छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं होगी टाटा की, ठीक है। अभी जो मैंने देखा, इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इतने बड़े स्केल पर इतनी परफेक्शन के साथ, बिना किसी फॉल्ट, बिना किसी गलती के, होती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको लेकर चलना, मैं बोलूँगी दाद देनी चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे सिस्टम को। कि कैसे, अच्छा, मेरी अक्ल बहुत हैरान हो रही थी जब मैं देख रही थी कि रोबोट्स काम कर रहे हैं, मैनुअली भी काम हो रहा है, ऑटोमेटिक भी काम हो रहा है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो एक चैन है, एक डिसिप्लिन है। उन्होंने बताया कि अगर एक मेल फंक्शन होता है, एक छोटा सा फॉल्ट होता है किसी जगह पे, तो पूरी बेल्ट डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा काम रुक जाएगा। और अगर नुकसान होगा तो वो कोई 5-10 हज़ार 15 हज़ार का नुकसान नहीं होगा, करोड़ों का नुकसान होगा। अगर कोई 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 फॉल्ट आता है या कोई मसला हो जाता है, तो कितनी बारीक बीनी के साथ, कितनी परफेक्शन के साथ, कितने स्किल्स, दिमाग, अपने आप को हाजिर दिमाग रखकर काम करना है। यानी कि गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। वाकई ऐसा है, ह्यूमन एरर तो है, इंसान गलती करता है, हो जाती होगी, होती भी होगी, लेकिन बहुत 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 कम चांसेस हैं। बहुत परफेक्टली काम हो रहा था। अच्छा, हर इंसान को मैंने देखा वहाँ पे, जितने भी इंजीनियर्स थे, जितने भी ट्रेनीज थे, जितने भी लेबर्स थे, जितने भी लोग काम कर रहे थे, सब अपने काम में ऐसे मशगूल थे कि यार मैंने किसी को ही नहीं देखा बिला वजह हंसते हुए, किसी को नहीं देखा कि जी कैमरा चल रहा है या
जी रिकॉर्ड हो रहा है तो भाई काम छोड़ के देख रहे हैं कि मैं भी स्क्रीन पे आ जाऊँ। हमारे साइड पे ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि अगर किसी ने कैमरा देख लिया या देख लिया कोई ब्लॉगिंग करने आया है या कोई भाई अ, आ गया है बताने के लिए डिटेल्स देने या इन्फॉर्मेशन देने, तो सारे के सारे अपना काम वाम छोड़कर शुरू हो जाते हैं, मतलब आगे पीछे। लेकिन मैंने देखा उनको अपना काम इतना प्यारा था कि उन्होंने ऐसा इग्नोर किया हुआ था कि वो सब के सब अपने काम में मशगूल थे। बस जिनसे बात की जा रही है सिर्फ वो बात कर रहे थे, वो जवाब देते। ये चीज़ मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ यही लगती है कि यार डिसिप्लिन, अपने काम पे फोकस, अपने काम को अटेंशन देना, अपने काम को अटेंशन से करना, अपने काम को अपना सब कुछ समझना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सीरियस होना काम के साथ। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छा टाटा के हवाले से एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने देखा था कि उन्होंने कोई होटल वगैरह की वीडियो थी जिसमें उनके जो वेटर्स थे और जो स्टाफ था उन्होंने अपनी जान पे खेल कर लोगों को बचाया था। तो उसमें टाटा के हवाले से ये बात पता चली थी कि टाटा जो भी वर्कर्स रखते हैं, जो भी लोग रखते हैं, तो उनकी स्किल्स पे शायद एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, स्किल्स को शायद एक बार छोड़ दें। लेकिन उनकी दूसरी चीज़ों को, उनकी नेचर को, उनकी मतलब बिहेवियर को और इस चीज़ को, उनकी फितरत को, इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है? इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, कि उनकी अखलाकियात को, उनकी चीज़ों को, उनकी इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अक्सर मैंने देखा है टाटा मोटर्स हो गई या दूसरे टाटा के दूसरे भी मैंने बहुत सारे वो देखे, फैक्ट्रीज़ देखी, प्लांट्स देखे, तो मैंने अक्सर देखा लोग ऐसे मशगूल होते हैं काम में जैसे काम उनके लिए क्या हो। मैंने अपने लोगों को बहुत कम देखा है इतना फ़ोकस करना, इतना काम को अपने काम को सब कुछ समझना ही बहुत बड़ी चीज़ थी। ये चीज़ मैं बहुत ऑब्ज़र्व कर रही थी और मैंने सोचा कि ये मैं लास्ट में ही बोलूँगी इस पॉइंट को कि शाबाश है इसके लिए तो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि हम जैसा इंसान यानी कि एक एक बंदा अगर ऐसा कोई सेटअप करने का सोचे, तो उसे लगेगा यार उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। क्योंकि 1-2 दफ़ा इन्होंने भी बोला कि काश हम भी अपनी गाड़ी मतलब का सोच रहे थे कि गाड़ी बनाएँगे, गाड़ी वो करेंगे। तो 1-2 दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, अच्छा देखकर इतनी अमेज़िंग लग रही है, देखकर ही ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि अच्छा आधे घंटे की वीडियो थी, अगर कोई मुझे 2 से 3 घंटे भी दिखा देता, ये पूरा सेटअप, ये पूरी चीज़ें, तो मैं वो तब भी देख सकती थी। मुझे इतना इंटरेस्ट हो रहा था, मुझे जानना था और मज़ीद जानना था और डिटेल में जानना था। मतलब बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बताई थी, निशानदेही भी करी कि यार हमारे यहाँ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सेटअप बहुत बड़ा है, ये एक बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। जैसे कि उन्होंने बैकिंग का बताया कि भाई हमारे यहाँ बैकिंग फंडिंग के फ़ौरन बाद बैकिंग होती है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे क्या है जी बेकिंग के चैम्बर्स, हीटिंग के चैम्बर्स अलग बने हुए हैं, अलग जगह है क्योंकि इसको रोक नहीं सकते, फ़ौरन होता है सब कुछ। अच्छा बहुत एक पूरी चैन बनी हुई है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम इतनी बेहतरीन तरीके से चल रहा है कि उसको उसको उसके अंदर इतनी सी भी डिस्टर्बेंस नहीं दिखी मुझे, उसके अंदर इतनी सी भी कमी नहीं है। वो बोले ना परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इसको देख कर दिल करता है कि बोले बंदा कि परफेक्ट है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं। अच्छा रोबोट सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस मेरा तब था जब मैंने देखा रोबोट्स कलर कर रहे हैं, रोबोट्स पेंट कर रहे हैं, ओह माय गॉड! तब क्या फीलिंग थी कि मैं आपने देखा होगा वीडियो में मेरे एक्सप्रेशंस कि बता नहीं सकती मैं। बहुत बढ़िया क्योंकि मैंने आज से पहले ये फर्स्ट टाइम था मेरा। मैंने आज से पहले इस तरीके से मतलब कभी नहीं देखा काम होते हुए रोबोट्स के थ्रू और इतनी परफेक्शन के साथ वही कितने छोटे अच्छा वो जो बता रहे हैं कि जैसे कलर करते हैं नॉर्मली मैनुअली कलर करते हैं, तो उसमें भी हाथ को जो एक मूव करने का एक वो होता है वो बहुत मायने रखता है। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और रोबोट्स भी वैसे ही वो तो बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग मैं बोलूँगी इसके पीछे बहुत वर्किंग है, इसके पीछे बहुत स्किल्स है, इसके पीछे बहुत टैलेंट है। ये एक दिन एक रात का काम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत सालों की अनथक मेहनत के बाद ऐसा ऐसा बना सकता है बंदा या ऐसा कर सकता है और वाक़ई टाटा को जितनी 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 शुभकामनाएँ दी जाए, जितना क्रेडिट दिया जाए, जो किया है टाटा ने इंडिया के लिए, इंडिया में और अब मैं बोलूँगी इतना बड़ा रोल है ना क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें बहुत इंडिया को आगे ले जाने में जो कुछ चंद खास शख्सियात हैं, उसमें टाटा भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आप इसको समझें तो, कि यार अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए हमदर्दी रखना, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ सोचना। अब खुद बताएँ, कौन सोचता है? कभी थॉट भी नहीं आता किसी को
कि यार अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें कुछ करना है, हम दूसरों पे डिपेंडेंसी खत्म करके खुद इंडिपेंडेंट बने, खुद आत्मनिर्भर भारत। मैं बोलूँगी यार इसकी बुनियाद तो बहुत पहले रख दी गई थी, बहुत पहले रख दी गई थी। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो इसी बेहतरीन बात के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।